नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। उसने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लग गई। अब पांडे का हृदय परिवर्तन हो चुका है, अब जैसा आप लोग देख रहे हैं। उसने काफ़ी देर तक कमरे में श्रद्धा का फ़ोन नंबर ढूंढा पर नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा। ये वही हैं जिन्हें पहले श्रद्धा बहुत खराब लग रही थी। 15 मिनट मेहनत के बाद भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग ने एक तरकीब मनोज को बताई। मनोज, विकास सर की कोचिंग में ज़रूर होगा श्रद्धा के घर का नंबर। उसने वहाँ एडमिशन लिया था, ज़रूर उसने कराया होगा नंबर नोट। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। दोनों दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फ़ोन लगाया। एक महिला की आवाज़ आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मैंने दृष्टि में कोचिंग की है। मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी, उनका फ़ोन नंबर मिल सकता है। मैडम मनोज के आत्म परिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फ़ोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उसे पहचाना नहीं है। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया। आप वर्मा मैडम बोल रही हैं ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। महिला ने रूखे स्वर में मनोज को जवाब दिया, वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई हैं, मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फ़ोन नंबर लेने की मनोज की यह आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, श्रद्धा से बात करना बहुत ज़रूरी है। उनके आईएएस का परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसी के बारे में बात करना है। अब मनोज ने चाल चल दी। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक न भूले हथियार झूठ का उपयोग कर डाला। तो बड़े दिन बाद मनोज ने फिर से झूठ का उपयोग किया, पर आज उसका यह हथियार बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उसके पहले दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फ़ोन पटक दिया। उसने गुस्से में फिर से फ़ोन लगाया। उसे लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने महिला से कहा, विकास सर से बात कराइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ, मैंने इस बार आईएएस मेंस दिया है। उसे लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे ज़रूर महत्व देगी और विकास सर से बात करा देगी, लेकिन अप्रभावित महिला ने यंत्रवत जवाब दिया, सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार हो गई। श्रद्धा का फ़ोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे डाली। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। अब पांडे इतना अंडरस्टैंडिंग हो चुका था कि वो समझा रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए, मनोज को बता रहा है। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है, कैसे जाएगा वह? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा होंगे, क्या कहेंगे श्रद्धा से? क्या कहेगा वो श्रद्धा से? क्यों आया है केवल फ़ोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर?
उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन है, फिर दिल्ली से बस, सिंपल। तो पांडे ने मनोज की जटिल समस्या का सरल समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे परिवहन का चार्ट समझा दिया। ग्वालियर से ट्रेन लेकर आप दिल्ली पहुंचिए, फिर दिल्ली से आप बस लीजिए और अल्मोड़ा पहुंच जाइए। लेकिन मनोज अभी भी दुविधा में था। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे फिर समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, नदी नाले पहाड़ पर्वत सब लांग जाते हैं, और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा पा रहे हो। है कितनी दूर अल्मोड़ा? अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वह उतावला हो रहा था। पांडे द्वारा कठिन यात्रा के सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। दुश्मन के एरिया में घुसने के लिए हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स देते हुए कहा, मनोज, ये नोट्स रख लो। ये नोट श्रद्धा के घर में घुसने में तुम्हारी मदद करेंगे। यही दिखा देना पढ़ाई संबंध में या पढ़ाई के संबंध में हम आए हैं यहाँ पे। साथ ही उसने 500 रुपये भी मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। तो अब इतना हेल्पिंग नेचर हो गया पांडे का कि एकदम लगे पड़े हों, कह लो पैसा भी लो। वह मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने एसटीडी से योगिता को फोन लगाया और हंस हंस कर देर तक बात करता रहा। दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए हिना ट्रेवल्स की बस मिल गई। खूबसूरत अल्मोड़ा देखने की मनोज की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज अल्मोड़ा जाते समय वह घबराया हुआ था। रात भर वह यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा से कैसे मिलेगा। श्रद्धा उसे अचानक देखेगी तो क्या सोचेगी? उसके मम्मी पापा से मनोज क्या बहाने बनाएगा? उसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिख रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं से बादल तैर रहे थे। उसे लग रहा था कि बस के बाहर हाथ बढ़ाकर वह इन बादलों को छू सकता है। बादलों के साथ धुंध भी चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसा प्राकृतिक दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। मनोज पहाड़ी सौंदर्य में डूब सा गया। उसे लगा कि इसी सौंदर्य के कारण ही शायद श्रद्धा भी इतनी सुंदर और भली है। पहाड़ी सौंदर्य को निहारते हुए मनोज अल्मोड़ा पहुंच गया। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज एक सस्ते से लॉज में जाकर तैयार हुआ और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा लेकर बाहर सड़क पर आ गया। उससे श्रद्धा ने अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ बताया था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में मॉल रोड है। मॉल रोड से नीचे सर्वोदय नगर है। यहीं से 50 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर उसका घर है, जिन सीढ़ियों पर रोज श्रद्धा जाती थी। आज वह उन सीढ़ियों पर था। तो मतलब श्रद्धा ने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अब मनोज ये सोच रहा है कि जहाँ पे हमेशा श्रद्धा जाया करती थी, आज मनोज वहाँ पे उन सीढ़ियों पर पहुँच गया है। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नज़दीक होने का एहसास उसे हो रहा था। पूरा विजुलाइज कर पा रहा था वो। लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियाँ उतर रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा था, क्योंकि उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी कि अब वो क्या बोलेगा उनके घर पे। 50 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी, जिस पर लिखा था गणेश चंद्र जोशी, प्रोफेसर। उसकी हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा उससे। उसकी सारी कल्पनाएं, सारी रणनीति गायब होती दिखने लगी। उसने हिम्मत करके घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों की धमक का शोर खुद सुनाई दे रहा था। उसमें खड़े रहने की शक्ति भी नहीं बची थी। मतलब उसका दिल तेज से धक धक कर रहा था। उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। क्या प्रेमिका के घर पहली बार आने पर ऐसे ही घबराहट होती है? उसका यह अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। तभी एक नौकरनुमा लड़का बाहर आया।
मनोज ने 2-3 लंबी लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, श्रद्धा जोशी से मिलना है। लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। वह अब उस घर में था जहाँ उसकी श्रद्धा रहती थी। वह अब उस बगीचे से गुजर रहा था जहाँ एक एक पौधा, गुलाब, गेंदे, सेवंती के फूल श्रद्धा के हाथ के स्पर्श से खिलखिला रहे थे। लड़का उसे बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद, निबंध, गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सारी ट्रॉफियां और कप दिखाई दिए। हर एक पर श्रद्धा जोशी का नाम लिखा था। पास ही एक तस्वीर टंगी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली निकाल रही थी, मतलब रंगोली बना रही थी। मनोज अब श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी नज़रें श्रद्धा को ढूंढ रही थी। उसके कान श्रद्धा की आवाज़ सुनने को तरस रहे थे। श्रद्धा के चेहरे की चमक से चकाचौंध होने के लिए उसकी आंखें बेताब हो रही थीं। तभी अंदर से श्रद्धा की मम्मी आ गई। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी को नमस्ते किया। आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। श्रद्धा की मम्मी ने अभी तक श्रद्धा को नहीं बुलाया था। क्या पता पहले वह मनोज को परख लेना चाहती हूँ, फिर श्रद्धा को बुलाएं, या मुरैना की तरह किसी अनजाने लड़के से अपनी लड़की को ना मिलने देने का रिवाज अल्मोड़ा में भी हो। तो जिस जगह से मनोज आता था, मुरैना, वहाँ पे ऐसे ही कोई नहीं आ सकता घर पे आ गया और घर की लड़की उससे अनजान लड़के से मिलने दे पेरेंट्स, ऐसा नहीं होता। तो वही चीज़ मनोज सोचा हो सकता है यहाँ भी ऐसा होता। भाई ऐसा तो नहीं श्रद्धा घर पर ना हो, कहीं बाहर गई हो। कई तरह के प्रश्न, आशंकाएं, उम्मीदें मनोज के मन में आ रही थी। तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की मम्मी ने मनोज से पूछा। उसे अब मम्मी को जवाब देना था। मैं ग्वालियर का हूँ, मनोज ने उत्तर दिया। मनोज मम्मी से ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था, पर मम्मी के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का तो बहुत नाम सुना है, मम्मी ने मनोज से कहा। मनोज को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों तक रोशन है। मम्मी ने अपनी अधूरी बात पूरी की। अभी भी वहाँ डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं क्या? तो वो तो सोच रहे थे कि अब हमारे जगह का बड़ा नाम है। अब जब उनकी माता जी ने बात पूरी की तब उनके समझ में आया कि क्यों फेमस है, कि वहाँ डाकू के लिए फेमस है। तो वही वो पूछ रही हैं कि अभी भी वहाँ डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं क्या, ऐसे आराम से जनरली? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं, बात बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाज शास्त्र में रुचि ले रही थी। तो जो श्रद्धा की मम्मी थी वो संगीत की शिक्षिका थी, लेकिन अब वो ये सारी बातें कर रही थी। मनोज को यह चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसने सोचा तो हमारे एरिया का एकदम रेपुटेशन ही डाउन हो जाएगा। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा करती हैं। पर उसने बात संभालने की कोशिश की। अरे अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ग्वालियर बहुत आगे है अब। श्रद्धा की बात छोड़कर मम्मी सब बातें कर रही थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे कि श्रद्धा को बुला दीजिए। उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे में से निकालकर अपने हाथ में ले लिए और मम्मी से बोला, आंटी जी ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है। लाओ ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। लो, कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई। पर जल्दी हार न मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके मम्मी से कहा, श्रद्धा का फ़ोन नंबर चाहिए, मेरे पास था पर मुझसे कहीं खो गया। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। श्रद्धा की मम्मी उदार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फ़ोन नंबर मनोज को दे दिया। मनोज वापस बस स्टैंड आ गया। उसने अल्मोड़ा से विदा होने के पहले श्रद्धा से बात करनी चाहिए। उसने बस स्टैंड के पास से
श्रद्धा के हरिद्वार हॉस्टल में फ़ोन लगाया। घंटी जा रही थी, धड़कनें फिर बढ़ने लगी। बात ना करो तब भी बेचैनी, और बात करने को तैयार हो तब भी बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। वह इंतज़ार करता रहा, घंटी जा रही थी। किसी महिला ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करना है। महिला ने कहा, रुकिए बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फ़ोन पर आई। मनोज अब वह आवाज़ सुनने वाला था जिसके लिए वह पता नहीं कब से तरस रहा था। दिल थाम कर वह खड़ा था। हेलो, क्या यही वह आवाज़ है जो उसके लिए संजीवनी है, जिसे सुनना उसके लिए सांसें लेने जैसा है? वो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ है। क्या इसी आवाज़ को सुनने के लिए वह इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फ़ोन में से फिर से आवाज़ आई, हेलो, कौन है? अब वह चुप नहीं रह सका। मैं मनोज बोल रहा हूँ श्रद्धा। मनोज, तुम? श्रद्धा उसे पहचान गई। फैंटेसी गायब हो गई थी, यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं अल्मोड़ा से ही बोल रहा हूँ, मनोज ने बेहोशी के अंदाज में बोला। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? श्रद्धा ने पूछा। तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा के स्वर में तल्खी थी। श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का फ़ोन नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा अब असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई है? क्या लड़कियां इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाती हैं? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर होती है? या लड़कियां सब भूलने का अभिनय करती हैं? मनोज को समझ नहीं आया, पर उसे सब याद था, एक एक पल जो श्रद्धा के साथ उसने बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आंखें बंद किए, आंखों में श्रद्धा को बसाए, लरचती हुई आवाज़ में, डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से कह दिया, आर यू मैड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार लड़का समझती थी। आगे से मुझे फ़ोन मत करना। बिजली सी कड़की और मनोज के दिल पर गिर पड़ी। फ़ोन पर टूटू की टोन बजती रही, मतलब फ़ोन कट गया। अमृत पिलाने वाली आवाज़ ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझने वाला मनोज समझ गया था कि प्यार उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। प्यार अब अपने मूल स्वभाव में था, कठिन और दम घोटने वाला। तो आप देख रहे हैं कि मनोज की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं होती। वो जो सोचता है कि अभी होने वाला है, तुरंत उसके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। लेकिन अपना बंदा मनोज भी हार मानने वालों में से है नहीं। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा लिए मनोज एसटीडी के बाहर ही बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या यह सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर उसकी आंखों के सामने श्रद्धा का चेहरा आ गया। मनोज सोचने लगा, नहीं, मैं किसी को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी ही गलती है जो उसके घर पहुँच गया। मुझे अल्मोड़ा नहीं आना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज़ सुनाई दी। आप मनोज शर्मा हैं? यह एसटीडी वाला था। आपका फ़ोन है, उसने कहा। मनोज फिर एसटीडी पर पहुंचा। श्रद्धा फिर से फ़ोन पर थी। इस बार उसने अपनी नाराज़गी को छुपाते हुए कहा, मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्ज़ाम कैसा गया? प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी।
उसने अपना मेंस एग्ज़ाम इंग्लिश के पेपर में गलत ऐसे लिखने के कारण अधूरा छोड़ दिया था। श्रद्धा उससे उसकी यही उपलब्धि पूछ रही थी। मनोज ने कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं दिया, इंग्लिश के पेपर में ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्ज़ाम की कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही। फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और वह तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम अल्मोड़ा बेकार की बातों को दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हो? तुम ही बताओ। मनोज कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप फ़ोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा, लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका खाली मन फिर से भरने लगा है। उस भरे मन में अब कहीं कोई भय या आशंका नहीं बची, न श्रद्धा के प्रति न अपने भविष्य के प्रति। मनोज जिस प्यार की तलाश में अल्मोड़ा गया था, वह प्यार उसे नहीं मिला, लेकिन प्यार की जगह उसे श्रद्धा का भरोसा मिल गया था। श्रद्धा के संदेश को मन में बसाए वह वापस ग्वालियर आ गया। दूसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। मनोज ने डायरी में लिखा, मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। तुमने मुझे सही राह दिखाई है। यदि मैं अल्मोड़ा नहीं जाता तो शायद मुझे यह रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अब मेहनत के दिन आ गए। अब मुझे लगातार मेहनत करनी चाहिए। दिन के 11 बज चुके थे। मनोज और पांडे ने तय किया कि वे आज 7-8 घंटे लगातार पढ़ेंगे। साथ के कमरों में अविनाश, नवल और गुप्ता भी पढ़ रहे थे। तभी पीली कोठी के नीचे एसटीडी पर योगिता का फ़ोन आ गया। योगिता ने कहा कि वह मिलने आ रही है। पांडे का दिन भर पढ़ने का विचार पीछे छूट गया। देखने के लिए अब सामने इतिहास की किताब खुली थी, लेकिन पांडे उस किताब में कुछ पढ़ नहीं रहा था। पूरी दोपहर ऐसे ही इंतज़ार करते हुए उसकी कट गई, पर योगिता नहीं आई। न पढ़ाई हुई न योगिता ही आई। वह कभी छत पर जाता, कभी नीचे। वह योगिता के इंतज़ार में मनचले भूत की तरह पीली कोठी में भटकता रहा। योगिता के आने तक पांडे को अपना समय काटना था। इस उद्देश्य से वह नवल के कमरे में चला गया। उसे देखकर नवल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्थात नवल नहीं चाहता था कि पांडे वहां खड़ा रहकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करे। नवल का सपाट चेहरा देख पांडे समझ गया कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वह अपने मन में नवल को गालियाँ देता हुआ उसके कमरे से बाहर चला गया। 5 बजे योगिता के आने के बाद प्रेमी पांडे ने राहत की सांस ली। योगिता ने बड़ी सी आंखें नचाते हुए कहा, सॉरी लेट हो गई। 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है, आप लोग ज़रूर आइए। इतना कहकर योगिता ने शादी का एक कार्ड निकालकर पांडे के सामने टेबल पर रख दिया। 5 घंटे के इंतजार के बाद पांडे को अपनी प्रेमिका का 5 मिनट का साथ ही नसीब हुआ। योगिता के जाने के बाद वह लंबी सांस लेकर पलंग पर लेट गया। यह सुख की सांस थी। उसने महसूस किया कि अब वह पढ़ सकता है। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स के लिए अब माहौल सकारात्मक है। उसने किताब उठा ली। 10 मिनट किताब पकड़े रहने के बाद पांडे ने योगिता की दीदी का शादी का कार्ड उठा लिया और उसे बारीकी से निहारता रहा। फिर उसकी इच्छा टेप पर गाना सुनने की होने लगी। उसने फिर से मोहब्बतें फिल्म का गाना सोनी सोनी अखियों वाली लगा दिया। गाने की आवाज़ फुल थी। पास के कमरे में नवल को इस गाने से पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा। उसने पांडे के कमरे में आकर मनोज से कहा, गाने की आवाज़ कम कर दो। मनोज ने गाने की आवाज़ कम कर दी। नवल वापस अपने कमरे में पढ़ने चला गया। पांडे ने मनोज से कहा, ये नवल पढ़ने का अभिनय बहुत करते हैं। हम क्या पढ़ाई नहीं करते? हमें तो गाने डिस्टर्ब नहीं होता। उल्टे जब गाना चलता है तो हम और ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। पांडे ने उसके बाद नवल को जी भरकर गालियाँ दी।
मनोज के पैसे ख़त्म हो गए थे। उसे पता चला कि पिता गांव आए हैं, तो वह उनसे मिलने और आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लेने गांव चला गया। बस से उतरते ही पुलिया पर उसे विष्णु और बल्ले मिल गए। विष्णु सरकारी स्कूल में टीचर बन गया था। ये विष्णु वही है लड़का जो एकदम स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा, पंडित जी का बेटा था विष्णु। तो अब वो सरकारी स्कूल में टीचर हो गया था। मनोज को देखते ही विष्णु बोला, क्यों मनोज आ गया, कब तक बनेगा डिप्टी कलेक्टर, बहुत साल हो गए अब तो ये व्यंग मार रहा विष्णु। देखिए पहले भी विष्णु मनोज की खिंचाई करता रहता था, वही अंदाज उसका अभी भी है। अब तो उसकी नौकरी लग चुकी है तो उसने और इस तरह का टॉन्ट मारा या व्यंग मारा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि गांव में प्रवेश करते ही उसे इस तरह का व्यंग सुनना पड़ेगा। उसने विष्णु को समझाते हुए कहा, हो जाएगा विष्णु, समय लगता है। पर विष्णु अपने पुराने 12th फेल दोस्त का स्तर जानता था। उसे लगता था कि मनोज सिर्फ मस्ती मज़े के लिए ग्वालियर में रह रहा है। उसकी नज़र में मनोज को शहर की हवा लग चुकी है, तो उसको लगा कि मनोज जो है बिगड़ गया, इसलिए वो बाहर रह रहा है, वहीं मस्ती करता है। तो मुझे पागल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये विष्णु अब जवाब दे रहा है, तो मुझे पागल नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ तुझे और तेरी पढ़ाई को। विष्णु को मनोज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बल्ले ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया। वह जौरा में कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा था। उसने मनोज पर व्यंग करते हुए कहा, जे मुझे काय कटाए लई चश्मा लगाए ले, मोए तो ते लक्षण ठीक ना लग रहे, मोए तो लागते कि तैने मोड़ी फंसाए ली है ग्वालियर में। देखिए भैया, नाक न कटाए दिए गांव की। तो जो ये वहाँ की भाषा में बोल रहा है बल्ले कि मुझे जो है ये जो तुमने मूछ जो है कटा ली, चश्मा लगा लिए हो, हैं, मुझे तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है तुम कोई लड़की फंसा ली हो ग्वालियर में, तो ज़रा संभल के रहो, अपने गांव की नाक मत कटा देना। अपने दोस्तों की बात सुनकर मनोज अपमानित सा अपने घर की ओर चल दिया। पिता कमरे के बाहर बरामदे में अपने कागज़ लिए बैठे थे। कमलेश कहीं बाहर गया हुआ था। माँ पड़ोस में चर्चा के लिए गई थी, जैसा वो हमें अधिकतर जाती थी। छोटी बहन रजनी घर का काम कर रही थी। गांव आते ही मनोज को लगा कि श्रद्धा कितनी दूर की कल्पना है। वह श्रद्धा का घर और उसका खूबसूरत शहर देख आया था। श्रद्धा के शहर के सामने उसका गांव कितना घटिया, कितना कमज़ोर था। इस माहौल में किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है। सब गंदा बोलते हैं, व्यंग करते हैं। कहाँ श्रद्धा का घर और कहाँ उसका घर। उसे समझ आ गया कि श्रद्धा को लेकर उसकी कल्पना कितनी अव्यवहारिक है। पिता ने मनोज को देखा तो हुंकारते हुए बोले, कब आए हो, मतलब कब आए तुम। मनोज ने के जवाब का इंतजार किए बिना पिता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अब वे फिर मेरा ट्रांसफ़र करवो चाह रहे हैं, देखें कैसे करते हैं, सबकी खटिया खड़ी कर देंगे। क्या समझता है डिप्टी डायरेक्टर, बेईमान साला। तब उनके पिताजी कह रहे हैं फिर से वो लोग मेरा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और मैं देखता हूँ कैसे कर पाते हैं, मैं हालत ख़राब कर दूंगा डिप्टी डायरेक्टर की।